इंसाफ न्यूज़ नेटवर्क के ख़ुसूसी प्रोग्राम गुफ्तगू में आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं कायद उर्दू शमीम अहमद साहब। आज हम लोग बात करेंगे मगरबी बंगाल की सियासी मंजरनामे में मुसलमान कहाँ पर खड़े हैं। ये सवाल इसलिए अहम है कि 2 महीने मुकम्मल होने के बावजूद भी एक तरह से बंगाल के मुसलमानों में अजीब व गरीब खामोशी है। ये खामोशी ये नहीं है कि हिकमत अमली के तहत खामोशी है, बल्कि खौफ और बेचैनी वाली खामोशी है। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी आगे मुस्तकबिल क्या है, उन्हें क्या इक़दामात करने चाहिए और किस तरह से रियासत में अगर कोई भी हुकूमत आती है तो कुछ चैलेंजेस लेकर आती है, उन चैलेंजों का मुकाबला किस तरह किया जाए, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है। कायद उर्दू शमीम अहमद साहब से इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप मेरा ये वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें। अगर आप सब्सक्राइबर हैं मेरे तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक फैलाएँ। ये चूँकि इंसाफ न्यूज़ नेटवर्क एक कोशिश है कि एक अच्छी गुफ्तगू को और एक अच्छे माहौल को साजगार बनाने की इंसाफ न्यूज़ नेटवर्क की कोशिश रही है। हमारे इस सफ़र में आप ज़रूर साथ बने। शमीम अहमद साहब, आपका इंसाफ न्यूज़ नेटवर्क में खैर मकदम है। पहला मेरा सवाल यही है कि 2 महीने हो गए हैं बीजेपी हुकूमत आने के बाद। ये सच है कि गुज़िश्ता 15 सालों तक मुसलमान आंख बंद करके ममता बनर्जी के साथ खड़े थे, और एक अलमिया भी ये है कि बंगाल के मुसलमानों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ममता बनर्जी का इक़्तिदार ज़वाल का शिकार होगा। हालांकि हर उगते हुए सूरज को एक दिन गुरूब हो जाना है, तो आखिर बंगाल के मुसलमानों ने इस तरह क्यों नहीं सोचा, ये अपने आप में एक अलमिया है। लेकिन उस अलमिया से बड़ा अलमिया ये है कि 2 महीने आने के बावजूद भी एक अजीब व गरीब मुसलमानों में खामोशी है। उस खामोशी को आप किस तनाजुर में देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया नुल्ला साहब, और इंसाफ न्यूज़ नेटवर्क के तमाम क़ारीन को मेरा आदाब। और हम उम्मीद करेंगे कि नुल्ला साहब की एक अच्छी कोशिश है और इस कोशिश में आप इनके साथ दें और इस इंसाफ न्यूज़ नेटवर्क का एक हम सफ़र बने, ताकि एक अच्छी सहाफ़त और एक दयानतदारी के साथ एक सहाफ़त खड़ी हो सके और आपकी आवाज़ पहुंच सके। और दरअसल नुल्ला साहब, आप जो बोल रहे हैं ये दरअसल देखिए, हम लोगों ने जब बंगाल में वाम फ्रंट की सरकार थी, हम लोग उस वक्त के उपज हैं। हम लोगों ने लेफ्ट के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन करने वाले आदमी हैं थे। लेफ्ट सबके बावजूद लेफ्ट के अंदर था कि डेमोक्रेसी थी और लेफ्ट चाहते थे कि मेरे खिलाफ बोले। अगर ऐसा नहीं होता तो लेफ्ट के खिलाफ शायद हम आंदोलन नहीं कर पाते, इतनी लंबी तहरीकें नहीं चला पाते। 7-8 साल की तहरीक चलाना और मुझ पर एक FIR तक नहीं होना, हाँ, ये आप में एक बड़ा सवाल है। इसका मतलब यह है कि लेफ्ट चाहते थे कि भाई ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है और एक डेमोक्रेसी राइट है जो लोग अपनी आवाज़ उठाएं। ममता बनर्जी की 2011 में जो गवर्नमेंट तब्दील हुआ, हालांकि ममता बनर्जी की हुकूमत लाने में हम सबने एक एक ईंट वहाँ लाकर जमा किया, तो ममता बनर्जी का एक पहाड़ खड़ा हुआ और सरकार बनी। मगर ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद मुसलमानों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ शुरू होता है कि जो मुस्लिम लीडरशिप थे, उन मुस्लिम लीडरशिप ने ममता के खिलाफ किसी भी मुस्लिम इलाके में आप कुछ बोल नहीं सकते। यानी 5 साल का वक्त जब गुजर गया, 5 साल के बाद जब ममता बनर्जी का बहुत ऐसे मसाइल, बहुत ऐसा प्रॉब्लम मुसलमानों के साथ, चाहे वो ज़बान का मसला हो, चाहे और भी बहुत सारे मसाइल का अंबार खड़ा था, मगर आपकी हिम्मत नहीं थी कि किसी मुस्लिम इलाके में ममता के खिलाफ आप कोई एक एहतजाजी प्रोग्राम कर लें, एक जलसा कर लें। अगर आप करते तो वही मुसलमान, इलाके के मुसलमान जो वहाँ के लीडर थे, उन लीडरों के बदौलत आपके स्टेज तोड़ देते, आप पर पत्थर चलाते, यहाँ तक कि जिस मोहल्ले में आप रहते उस मोहल्ले में ये आपको चैन से जीने नहीं देते। तो इससे क्या हुआ कि जो तहरीकी मिजाज के लोग थे, जो सड़कों पे हमेशा एक आवाज अपना बुलंद करते हुकूमत की पॉलिसियों की तनकीद करने वाले लोग, ये सब खौफजदा हो गए और दहशत और खौफ से लोग अपने अपने घर पकड़ लिए। ये घर जो पकड़े हैं, तो ये ममता से ज़्यादा हमारे जो मुस्लिम लीडर हैं,
जैसे बंगाल में जावेद अहमद खान, एक आप सुल्तान अहमद, तफ्सिया में आप ममता के खिलाफ आप कोई बात कह नहीं सकते। इधर इकबाल अहमद, जावेद, सुल्तान अहमद, मटिया बुरुज चले जाइए तो अंसारी बिरादरान, ये पूरे, और इधर चले जाइए खिदिरपुर जाइए तो आपके क्या नाम है फराद हकीम, और इधर चले जाइए तो नाखुदा मस्जिद के इमाम। वो तो नाखुदा मस्जिद के नायब इमाम का तो आलम ये रहा है कि अगर किसी ने ममता के खिलाफ बोला कि तुरंत पहुंच जाते थे उसके खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग करने लगते। तो ये जो तमाम मुस्लिम लीडरों ने बंगाल के जो मुसलमानों को माने ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दिया कि मुसलमान अब ये रहा, जब मुसलमान कोई प्रोटेस्ट नहीं, तो 15 साल का जो एक वक्त गुजरता है, अब 15 साल हमें देख लीजिए, जो हर मौजू पे बोलने वाले आदमी, 15 12 13 साल से मैं अपने घर में बंद हो गया, हमारे जैसे न जाने कितने तो लोग आप ये समझते हैं कि जो अभी जो खामोशी है, डर है, दरअसल उन 15 सालों में जो बैठा दिया गया उसका ही तसलसल है? एक तसलसल है। अब दूसरी बात यह है, एक तो ये तसलसल है, दूसरा ये है कि आपसे इससे पहले भी एक बात, हम लोग जस्ट गाड़ी में चल रहे थे तो बात हो रही थी इस पे, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मुसलमान जो है, बंगाल के मुसलमान इक़्तिदार के साथ रहे हैं। चाहे आप कांग्रेस की सरकार रही है तो कांग्रेस की हुकूमत रही तो मुसलमान उनके साथ खड़े रहे, लेफ्ट की 34 साल हुकूमत रहा तो मुसलमान उसके साथ खड़े रहे, और ये जो और तृणमूल की सरकार आई तो 15 साल इनके साथ खड़े रहे। अब ये लेफ्ट इनके आइडियोलॉजिकल, इनके साथ मुसलमान और लेफ्ट का तालमेल होता है, कांग्रेस के साथ तालमेल है एक सेकुलर पार्टी के हिसाब से, और आप ममता बनर्जी के साथ, चाहे ममता बनर्जी ने मुसलमानों को धोखा ही क्यों न दिया हो, और हम तो कहेंगे कि ममता बनर्जी से बड़ा जिम्मेदार ये हमारे मुस्लिम लीडर हैं। ये लोग मुसलमानों के मसाइल को, मुसलमानों के बात को ममता तक ये लोगों ने रखा ही नहीं। सिर्फ ये ममता के पास इसलिए नहीं रखा कि हमें सब कुछ मिलता रहे, यही वजह है। एक तो ये, अब अचानक जो इक़्तिदार चली गई, अब एक ऐसी पार्टी आई है जो कथा कथित कह लीजिए, चाहे जो लोग कहते हैं कि भाई एक भाजपा जो है मुस्लिम एंटी पार्टी है, भाजपा कहती है कि हम मुसलमानों को लेना नहीं चाहते, लेना नहीं चाहते। जी। तो भाजपा के आने के बाद अब जो इनके सर पे जो लीडरशिप जो खड़ा था, वो सारे बेईमान थे, चोर थे, सबने। अब देखिए, खौफ एक तरह से नहीं है, आप देखे होंगे जैसे भाजपा की गवर्नमेंट बना तो सारे इलीगल बिल्डिंग में रहने वाले सब खौफजदा हो गए, सड़क पर होकर चलाने वाले, फुटपाथ को कब्जा करके बेचने वाले लोग खौफजदा हो गए। ये तमाम लोग अब सोच सकते हैं कि मदरसा आलिया के गेट के सामने ड्रग्स बिक्री हो रहा है, वो जो झोपड़ी बना वो इकबाल अहमद का प्रोटेक्शन में चल रहा था, बच्चा का किडनैप करके उसमें रखा जाता है। तो ये तमाम इस मुस्लिम लीडरों ने मुस्लिम इलाके को इस तरह से पेश किया था। अब जब इन लोगों के ऊपर जब इनके हुकूमत चली गई तो जो काउंसलर, मुस्लिम काउंसलर हैं, उन लोगों ने पैसा कमाया, इलीगल बिल्डिंग बनाया। हम कहते हैं कि अब ये लोग अपने खुद को बचना है तो बचने के लिए तो अपने आकाओं के पास तो जाना पड़ेगा। अब ये मुसलमान जो है बेमददगार हो गए, जिनके झंडे ये उठा रहे थे, जिनके बदौलत कहते थे कि जावेद हमारा लीडर है, हाँ सुल्तान हमारा लीडर है, अमीरुद्दीन बॉबी हमारा लीडर है। अब इस सारे लीडर बिल में घुस गए। अब क्या है, इनके पास कोई लीडर नहीं है, और जो लीडर होता था उस लीडर को इन लीडरों ने 15 साल में बंद कमरे में बंद कर दिया। शेख साहब, मैं आपको अपने नाज़रीन के लिए वजाहत, शेख साहब जो कहना चाहते हैं, शेख साहब कहना चाहते हैं कि जो बंगाल में गुज़श्ता 75 सालों में मुसलमानों का जो कथाकथित जो मुबैना लीडरशिप रही है, मतलब आम मुसलमान तो बेचारे रोजी रोटी के लिए, तो रोजी रोटी वाले हैं। जो कथित तौर पे जो मुसलमानों का जो लीडरशिप पैदा हुई, लेफ्ट और कांग्रेस के कुछ तो तंजीमें होती थी जो आवाज बुलंद करती थी, बिल्कुल हम लोग ममता बनर्जी के दौर में मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया। तंजीमों से कहा गया, ज़बानी तो नहीं लेकिन इशारों के न्याय में, कि आपको अगर रहना है तो मेरे साथ रहना पड़ेगा। जब उलमा खत्म हो गई,
मिली काउंसिल के लोग चले गए, और भी जमातें जो है सब मिल सब गए। खत्म हो ये शरीफ साहब कहना चाह रहे हैं कि दरअसल जो लीडरशिप मुसलमानों की नुमाइंदगी करते वो तबका चला गया। शरीफ साहब, एक सवाल है मेरे जहन में कि 24 इस मरतबा जो ममता बनर्जी की जो 80 जीते हैं, वो 80 बहुत होता है एक पोजीशन के लिए। 80 में से 22 मुस्लिम एमएलए जीते हैं, इसका मतलब वन थर्ड टीएमसी का एमपी एमएलए मुस्लिम है। 22 में से 17 एमएलए ममता के खिलाफ बगावत कर दिया है, और उसमें कई बड़े चेहरे जैसे जावेद खान है, गुलाम रब्बानी, जो लोग मिनिस्टर होते थे, फरहाद हकीम है। अब ये 3 लोग इल्जाम लगा रहे हैं ममता बनर्जी पे कि इन लोगों ने मुसलमानों का काम, ममता बनर्जी मुसलमानों का काम नहीं होने दी। तो क्या इनकी बात में सच्चाई है या यही लोग झूठे और बेईमान हैं? देखिए, ये एक मजाक है, ये बहुत बड़ा मजाक है कि अगर जावेद खान ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों का कोई काम नहीं किया, तो फिर आप रेड रोड पर ईद के नमाज को बेच क्यों रहे थे? क्यों इमाम ईदैन को खड़ा करके बगल में खड़ा होकर ममता का गुणगान करा रहे थे? क्यों नहीं उस वक्त आपने बोला है? जी। तो दरअसल ये वो लोग हैं कि जो अपने ऐब को छिपाने के लिए, और हमारी कौम भी बड़ी भोली भाली है। हमारी कौम की आलमिया ये है कि ये जो कर रहे हैं इसी को कौम सच मान लेगी। कि 15 साल में इन लोग, हमारे जो मुस्लिम लीडरों की बात कर रहे हैं, ये सारे लीडर खुद को, अपने आप को बचाया, अपने दौलत को बचाया, और उसी को बचाने के लिए तमाम मामला चल रहे हैं। इसमें ऐसा कोई सच्चाई नहीं है, ये सब झूठे हैं, आप तो मक्कार हैं। अच्छा, आप तो मिल्लत फरोश हैं। आप तो समाज में जाते हैं, लोगों से मिलना जुलना है। ये जो बगावत हुई है उसमें मुसलमान 17 मुस्लिम हैं, मतलब 60 में से 17 मुसलमान हैं, मतलब 1/3 भी मुसलमान है वहाँ पे भी मुसलमान है। तो क्या आम मुसलमान इन बगावत करने वालों को सही ठहरा रही है या नहीं, एक देखिए, बागी हम लोग ठहरा रही है? बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, आए दिन 10-20 लोगों से, 50 लोगों से बात होती रहती है। कहीं गए तो 10-20 लोग मिल गए तो इस मौजू पे बात होती है। एक भी मुसलमान नहीं, बल्कि एक भी जो डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं, एक हेल्दी डेमोक्रेसी को, वो लोग कोई पसंद नहीं कर रहे हैं। और हम आपको आज लिख के दे रहे हैं कि जो लोग गए हैं, अगर ये सोच के गए हैं कि हमारा काला धन बच जाएगा, हमारे गुनाहों पे पर्दा पड़ जाएगा, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि मुझे उम्मीद इस बात की है, जो नई हुकूमत बनी है, ये हुकूमत इनको छोड़ने वाली नहीं है। वक्ती तौर पर इनको थोड़ा सा राहत तो मिल रहा है, मगर अगर ये भरम में है कि हमारे पाप नहीं, हुकूमत का सिर्फ एक मकसद था ममता को कमजोर करना, वो कर दिया, वरना इनका हिसाब जरूर होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? इनका हिसाब होगा। इनको बकसने नहीं जा रहा। आप देख लीजिएगा कि ये जो पार्लियामेंट का चुनाव 2.5 साल बाद होने वाला है, इसमें जितने एमपी गए हैं, इसमें से हमको लगता है कि कुछ तो बीजेपी में चले जाएंगे, बाकी जो बचेंगे उनका जमानत, कुछ को बीजेपी ले लेगी, अडॉप्ट कर लेगी, कुछ को छोड़ देगी। अब भाई आप जाना, हमारे कहने का मतलब है कि इसमें अगर आप जाना चाह रहे हैं जी, तो भाई हर दुनिया के हर हिंदुस्तान की हर पार्टियां चाहती है कि हम मजबूत हो। अब मेरा सवाल आगे है कि जो हालात हमने बात कर लिया है, नेक्स्ट मुसलमान को क्या करना चाहिए? व्हाट डिड डू मुस्लिम इन बंगाल? मेरा सवाल इसलिए अहम है मेरे पास है कि ये जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है, बीजेपी की अपनी एक माइंडसेट है। उस माइंडसेट, जैसे इन्होंने ओबीसी को ख़त्म किया, अगस्त में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना है, और भी धीरे धीरे कई सारे परेशानी मुसलमानों के लिए खड़ी होने वाली, जो मुसलमानों की आइडेंटिटी पर सवाल खड़े हो जाएंगे। तो लेकिन देखिएगा, ओबीसी ख़त्म हुआ, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठी मुसलमानों की तरफ से। अब ओबीसी यूजीसी ला रही है, उस पर आवाज़ नहीं बुलंद हो पा रही है, एहतजाज भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये खौफ का आलम है। तो उस हालत में मुस्लिम कैसे अपने आप को सर्वाइव करे और मुजाहमत के लिए तैयार है? क्योंकि डेमोक्रेटिक में हर एक का बराबरी हक होता है, और आपकी आवाज़ सुनी जाए ना सुनी जाए, लेकिन मुजाहमत करना, मतलब हुकूमत के अगर आपको नापसंद है तो उसके खिलाफ बोल देना, हिम्मत करना, ये अपने आप एक जमहूरियत की खूबसूरती है। देखिए, आप अभी कुछ दिन पहले पाक सर्कस 7 पॉइंट पर आपने देखा, ये है मुसलमानों का एहतजाज। देखिए, एहतजाज की डेमोक्रेसी में एहतजाज करने का पूरा हक है, मगर हमारे यहाँ जो लीडरशिप है, हमारे यहाँ लीडरशिप ही नहीं है कि जो एक किसी एहतजाज को, किसी प्रोटेस्ट को एक लकीर के अंदर, एक घेरे के अंदर ला के और एक मुस्त होके बात कर सके।
ऐसा कोई नहीं है। ये हम लोगों का जो 34 साल और 15 साल जो सरकारें रही हैं, हमें आवारा बना दिया। माने किसी सरो सामान के बेगर के, आप देख लीजिए, बेला वजह सड़क पे जमा हो गया, औरतें पिटा रही। एक प्रोटेस्ट के लिए हम लोग भी बहुत बड़ी देखिए उस प्रोटेस्ट के बारे में मगर हम वहाँ दूसरी बात आपसे कहना चाह रहे हैं, चाहे वो साजिश जिसकी भी रही, जी जी, उस पर मत जाइए। हम इंसान, हमें इतनी शऊर तो होनी चाहिए। हाँ मतलब, हाँ, मगर हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि आपने जो सवाल किया कि इस वक्त मुसलमानों को क्या करना चाहिए, जी मेरा मानना है कि आप दूसरे कौम से आप इबरत लीजिए। एक, अब देखिए, बौड़िया कम्युनिटी भी है, देखिए तरक्की, बोरी, जी जी, हाँ बोरी। अब देखिए, आप किसी पार्टी का झंडा क्यों आप उठाते हैं? आप किसी पार्टी का, वो तो किसी पार्टी का झंडा, हम तो अकेलियती हैं, हमारा तादाद कम है, हमें किसी का झंडा उठाने की जरूरत है ना। किसी के रैली में जाइए, आपके चैनल के माध्यम से ही अपील करना चाहिए, आप किसी के रैली में मत जाइए, किसी पार्टी का झंडा मत उठाइए, किसी के प्रोटेस्ट में मत जाइए। आप अपने बच्चे को पढ़ाइए और अपने कारोबार कीजिए, काम कीजिए। अगर प्रोटेस्ट करने की बात आए तो प्रोटेस्ट जरूर कीजिए, मगर पहले उसके दायरे को बनाइए, वो एक सिस्टम को बनाइए कि हमें प्रोटेस्ट, भाई प्रोटेस्ट, अब देखिए हमारे यहाँ प्रोटेस्ट का तरीका आप सोच सकते हैं। एनआरसी सीए का जो प्रोटेस्ट हुआ, आप देखा है कैसे हुआ है? नाखुदा मस्जिद के नीचे रोड पर महीनों आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो उसको आप प्रोटेस्ट कहेंगे? डेमोक्रेसी वो तो प्रोटेस्ट नहीं, लेकिन ये मगर आप कर रहे हैं, जी जी, सर्कस वाला था, जी मगर हम कर रहे हैं कि अलग अलग मस्जिद के गेट पर, सिर्फ नाखुदा नहीं, नाखुदा में तो 1 महीने तो लोग रोजा रखा। तो किसी भी प्रोटेस्ट को आप उसको मजहबी क्यों बनाते हैं? आप उसको डेमोक्रेसी बनाइए और हिंदुस्तान की आवाज बनाइए। आप जाइए गांधी के पास बैठिए, आप जाइए धर्मतल्ला में आप धरने पर बैठिए, मगर हमारे यहाँ जो है प्रोटेस्ट का तरीकेकार को बदलना होगा। और जब आप महज़ब तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे तो बीजेपी की हुकूमत हो चाहे किसी की भी हुकूमत हो, आप पर कोई नुकसान नहीं होने वाला। और हम ये कहेंगे कि आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए। अभी आप सियासत, हमारी कौम समझने के लिए तैयार नहीं है, न सियासत समझती है और न सियासतदानों के चेहरे को पढ़ पा रही है। इसीलिए हम भेड़िए की तरह उनके पीछे चल रहे। 15 साल चले, 34 साल चले, उससे पहले भी चले। कल भी हम जहाँ खड़े थे आज भी हैं, और अभी तक आजाद, भाई भारत हिंदुस्तान आजाद हुआ, उस आजादी में मेरा भी पूरा किरदार रहा है, हमने भी खून बहाया है। हिंदुस्तान की सरजमीन का ऐसा कोई चप्पा नहीं है जहां मेरे खून के धब्बे के निशान नहीं। आजाद मुल्क हो गया तो हमें क्या मिला? सबको बुलाया गया और मुझसे कहा गया कि भाई सबके दस्तरखान पे खाना परोसा गया, मेरा प्लेट खाली रखा गया और मुझसे कहा गया कि आप खुशबू से काम चलाइए। तो जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, ये सिर्फ मुसलमानों को डसा है और मुसलमानों को यूज किया है, मुसलमानों को किसी ने कुछ नहीं दिया है। शेख साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इंसाफ न्यूज़ नेटवर्क को वक्त दिया। दरअसल इस गुफ्तगू का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि एक डेमोक्रेटिक मुल्क में अपनी डेमोक्रेटिक राइट से आप गिव अप नहीं कर सकते हैं। जब आप गिव अप करने पे आइएगा तो धीरे धीरे बहुत कुछ गिव अप करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत मशहूर अंग्रेजी फिलोसोफर का कॉल है कि आप सियासत नहीं कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सियासत आपके साथ कुछ नहीं कर रही है। इसलिए हमें आँख कान नाक, जो शरीफ साहब बोल रहे हैं कि आप पहले बाशऊर बनिए, अपने अंदर कॉन्सेंस लाइए, शऊर लाइए, और उसके बाद पॉलिटिकल ताकत बनकर दिखलाइए। और सियासी जमातों का आंख बंद करके किसी भेड़िए की तरह नहीं जाइए। जाहिर बात है कि हम इस डेमोक्रेटिक का हिस्सा है तो हमें सियासी जमात से टिकट भी लेना है, इलेक्शन भी लड़ना है, नुमाइंदगी भी बढ़ानी, लेकिन उससे पहले जरूरी ये है कि हमें बाशऊर बनना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इंसाफ न्यूज़ नेटवर्क को वक्त दिया। और एक बार फिर हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करें और कमेंट करके जरूर बतलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।